अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फ्यूचर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। मैं आपको इंग्लिश के आसान असबाक कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। ये कोर्स उन साथियों के लिए बनाया गया है, ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने इंग्लिश या तो नहीं पढ़ी या बहुत कम पढ़ी है और उनको इंग्लिश समझने में या उनको बोलने में परेशानी होती है। तो ये कोर्स उनके लिए तरतीब दिया गया है। ये कोर्स पेश किया जा रहा है यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे ग्रुप में शामिल हैं तो ये वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर आप शामिल नहीं हैं तो आप इस कोर्स को यूट्यूब के अंदर भी देख सकते हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये फ़ाइल मिलेगी। ये फ़ाइल को डाउनलोड करके आप अपने पास महफूज भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है, इसके अंदर हमने 3 हिस्से रखे हैं आपके लिए। पहले हिस्से में हम अंग्रेज़ी हुरूफ को देखेंगे, दूसरे हिस्से में कुछ रंगों के नाम हैं और तीसरे हिस्से में आपके लिए रखा गया है एक छोटा सा तारुफ आपके बारे में। तो इन तीनों हिस्सों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जी, पहला सबक है अंग्रेज़ी के हुरूफ और उनकी आवाज़ें। देखिए, अंग्रेज़ी में जो हुरूफ होते हैं उनकी लिखने की 2 सूरतें होती हैं। या तो उनको बड़ी शक्ल में लिखा जाता है या उनको छोटी शक्ल में लिखा जाता है। अगर आपने उर्दू या अरबी के हुरूफ देखे हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर बड़े हुरूफ या छोटे हुरूफ नहीं होते, या तो एक ही होता है लिखने का अंदाज़। अगर आप सीन लिखेंगे, अगर छोटा सीन आप लिखते हैं तो भी वही शक्ल होगी, अगर आप बड़ा करके सीन लिखते हैं तो भी वही शक्ल होगी। लेकिन अंग्रेज़ी के अंदर लिखने के 2 तरीके होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ए है इसकी शक्ल कुछ और है और ये है जो लिखी जा रही है नीचे वाली ए, इसकी शक्ल कुछ और है। तो ये अंग्रेज़ी में हुरूफ के 2 लिखने के तरीक़े होते हैं। जो ऊपर जितने हुरूफ लिखे गए हैं इनको कहते हैं कैपिटल्स या कैपिटल लेटर्स, जिसको हम कहते हैं बड़ी ABC। और नीचे जो हुरूफ लिखे गए हैं इनको कहा जाता है स्मॉल्स या स्मॉल लेटर्स, या उनको कहा जाता है छोटी ABC। तो इनमें देख रहे हैं थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाज़ हुरूफ में ज़्यादा फ़र्क है और बाज़ हुरूफ में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश पहली दफ़ा सीख रहे हैं या आपने इंग्लिश सीखी है लेकिन आपको लगता है कि आपकी अंग्रेज़ी में कमज़ोरी है, तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप एक कॉपी ख़रीद लें 4 लाइनों वाली, जिसमें बच्चे सीखते हैं राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग सीखते हैं। तो वहाँ पर आप अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करें, लिखने की भी प्रैक्टिस करें। किसी भी अखबार को लेकर या किसी भी किताब से देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, इंग्लिश की जो कॉपी होती है उसके अंदर 4 लाइनें होती हैं। तो आप लिखने में आपने ये ख्याल रखना है कि बड़ी ABC अगर आप लिख रहे हैं तो वो आएंगी ऊपर वाली 3 लाइनों में। यानी आप ऊपर वाली लाइन से शुरू करेंगे और 1 2 3, तो तीसरी लाइन यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगी और ये हुरूफ आप इन 3 लाइनों के ऊपर लिखेंगे। पहली लाइन से ऊपर भी कुछ नहीं जाना चाहिए और तीसरी लाइन से नीचे भी कुछ नहीं आना चाहिए। फ़र्ज़ करें यहाँ पर, फ़र्ज़ करें एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन यहाँ है। तो आपने क्या करना है, आप पहली लाइन से शुरू करेंगे और आपका जो हर्फ है वो आप निचली लाइन पर ख़त्म करेंगे। ये तरीक़ा होता है कैपिटल्स लिखने का। लेकिन जब आप लिखेंगे स्मॉल लेटर्स या छोटे हुरूफ जब आप लिखेंगे तो उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें तरतीब ये होगी, जब आप छोटे हुरूफ लिखेंगे तो यहाँ पर भी 4 लाइनें होती हैं। फ़र्ज़ करें एक लाइन ये है, इसी तरह दूसरी लाइन आपकी आ रही होगी। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कॉपी के अंदर दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से लगी हुई होगी और आपकी तीसरी लाइन कुछ इस तरीके से होगी और चौथी लाइन आपकी कुछ इस तरीके से होगी। ये मैं आपको वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन करीब करीब ऐसा ही होता है। 4 लाइनें होती हैं, बीच वाली लाइन कुछ बड़ी हो गई है। उसकी वजह है कि जो लिखाई में इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका स्टाइल ऐसा है कि हुरूफ जो है दरमियान में बड़े हो गए और ऊपर से छोटे हैं। लेकिन जब आप मश्क करेंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो हुरूफ मैंने लिखे हैं लाइन के अंदर जो हुरूफ आ रहे हैं
ये आप लाइन के अंदर ही लिखेंगे। जैसे कि ए है तो ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के अंदर आ रहा है। इसी तरह बी की जो गोलाई है ये 2 लाइनों के अंदर है और शुरू हो रहा है ये ऊपर वाली लाइन से। तो इसी तरह तमाम हरूफ को, अब देखें जी है कि जी की जो गोलाई है वो आप लिखेंगे दरमियान वाली 2 लाइनों के ऊपर, और इसका जो निचला दड़ है वो आप लिखेंगे नीचे चौथी लाइन तक आप लेकर जाएंगे। इसी तरह जे वो लाइन नंबर 2 से शुरू होके लाइन नंबर आप जा रहा है लाइन नंबर 4 तक। तो इसी तरह हम लिखते हैं अंग्रेज़ी। जब आप कॉपी में लिखते हैं तो उसके लिए आप ये तरीक़ा इख्तियार करते हैं। अंग्रेज़ी की एक और लाइन मैंने नीचे लिखी है, ये वो अंग्रेज़ी है जो हम जब लिखते हैं हाथ से, कलम से या पेंसिल से जब हम लिखते हैं तो हमें इस तरह की लिखाई लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आसान तरीका ये है कि या आप अपने किसी जानने वाले साथी जो इंग्लिश जो पढ़ चुके हैं, जो समझते हैं अंग्रेज़ी को, तो आप उनसे लिखवा लें, या फिर किताब मार्केट से ऐसी किताब ख़रीद लें जिसके अंदर हैंड राइटिंग सिखाई जाती है, हाथ से लिखना सिखाया जाता है किताब के अंदर। तो वो किताब ख़रीद के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वो लिखाई है जो हाथ से लिखते हुए हम लोग लिखते हैं, और ऊपर वाली जो 2 लिखाइयाँ हैं ये उमूमन हमें अखबारों में या किताबों में इस तरह की इंग्लिश लिखी हुई मिलती है जो कंप्यूटर से जिनकी छपाई हुई होती है, और ये हाथ की लिखाई है। तो इसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये अंग्रेज़ी के हरूफ हैं, और इन हरूफ की आवाज़ें क्या हैं यहाँ मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। अंग्रेज़ी हरूफ की अगर हम आवाज़ों को पढ़ने बैठ जाएं तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ी के हरूफ जब लिखे जाते हैं तो इनकी आवाज़ कुछ और होती है, लेकिन यही हरूफ जब किसी लफ्ज़ के अंदर आ रहे होते हैं, जब ये हरूफ मिलकर कोई लफ्ज़ बना रहे होते हैं तो इनकी आवाज़ बदल जाती है। तो यहाँ इनकी आवाज़ों को पढ़ने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ इन आवाज़ों के हिसाब से। सबसे पहले ये जो हर्फ है क्यू, ये इसको हम बाज़ दफ़ा पढ़ते हैं क्यों। उर्दू में जिस तरह एक लफ्ज़ है क्यों, तो ये क्यों नहीं है बल्कि इसको हम पढ़ते हैं क्यों। आखिर में नून गुन्ने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसी तरह ये जो हर्फ है जेड, इसको बरतानिया के लोग जेड पढ़ते हैं और अमेरिका के लोग इसको पढ़ते हैं जी। तो इसको आप जी भी कह सकते हैं और इसको आप जेड भी कह सकते हैं। इसी तरह ये जो हर्फ है वी और डब्ल्यू, ये जो दोनों हरूफ हैं इनमें हमें परेशानी होती है कि भाई वी की आवाज़ क्या होनी चाहिए और डब्ल्यू की आवाज़ क्या होनी चाहिए। तो दोनों की आवाज़ है वाव, दोनों वाव की आवाज़ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। उर्दू में या अरबी में अगर आप मुझसे कहें कि इसकी आवाज़ क्या है वी की या डब्ल्यू की, तो मैं कहूँगा वाव है। लेकिन अंग्रेज़ी में जब हम ये दोनों हरूफ आते हैं तो हमें थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ता है। फ़र्क किस तरह करना है कि जब हम डब्ल्यू अदा करते हैं, जैसे कि एक लफ्ज़ आ गया वर्क, मिसाल के तौर पर मैंने 2 हरूफ लिखे हैं, 2 लफ्ज़ लिखे हैं। एक लफ्ज़ जो है वो वी से आ रहा है और एक लफ्ज़ जो है वो आ रहा है डब्ल्यू से। तो जो डब्ल्यू वाला लफ्ज़ है तो इसको मैं पढ़ूँगा दोनों होंठ गोल करके, यानी डब्ल्यू जब मैं पढ़ूँगा तो मेरे दोनों होंठ गोल होंगे। जिस तरह अरबी में हम वाव पढ़ते हैं, वाव, तो हमारे दोनों होंठ गोल होते हैं। तो अंग्रेज़ी में जब हम डब्ल्यू पढ़ेंगे तो हमारे दोनों होंठ गोल होंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे वर्क, वर्क, दोनों होंठ गोल। और जब हम अंग्रेज़ी में वी पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आपके ऊपर वाले दांत जो हैं वो नीचे वाले होंठ से टकराएंगे। जिस तरह हम फ़ा पढ़ते हैं उर्दू में, फ़ा, एफ़, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप पढ़ेंगे इसको, लेकिन आवाज़ वाव की आनी चाहिए, आवाज़ फ़ा की नहीं आनी चाहिए। इसको हम पढ़ेंगे वैन, वैन, आवाज़ वाव की है लेकिन पढ़ना है आपने फ़ा की तरह, इसको आवाज़ वाव की आनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं अंग्रेज़ी से मुताल्लिक़, तो ये मैंने आपसे अर्ज़ कर दी हैं। बाकी हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देखेंगे
कि ऊपर जो हमने अल्फ़ाबेट पढ़े थे, अंग्रेज़ी हुरूफ पढ़े थे, यहाँ पर हम उनको मिलाकर कुछ अल्फाज मैंने लिखे हैं और मैंने रंगों के नाम लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा अल्फाज पढ़ना भी आपको आ जाए और ये सारे रंग भी आपको मालूम हो जाएं। तो पहला लफ्ज़ है ब्लैक, ब्लैक काला, ब्लू, ब्लू नीला, ब्राउन, ब्राउन भूरा या खाकी जो मिट्टी का रंग होता है, ग्रे सुरमई रंग जो काला और स्याह के दरमियान, काला और सफ़ेद के दरमियान जो सुरमई रंग होता है, ग्रीन सब्ज़, ऑरेंज माल्टाई, पिंक गुलाबी, रेड सुर्ख, पर्पल, पर्पल पर्पल बैंगन का जो रंग होता है उसको कहते हैं पर्पल। एक बात मैं कहना भूल गया ऊपर, अंग्रेज़ी में जो आर है ये उर्दू के रा की तरह नहीं है या अरबी के रा की तरह नहीं है। उर्दू में या अरबी में जब हम रा पढ़ते हैं तो बाकायदा वो सुनाई देता है, जैसे कि उर्दू, तो उर्दू बाकायदा सुनाई देता है। लेकिन अंग्रेज़ी में जब हम आर पढ़ते हैं तो वो उसको बिल्कुल इतना साफ़ करके पढ़ना ज़रूरी नहीं है जिस तरह उर्दू में या अरबी में बोला जाता है। तो अगर मैं इसको पढ़ूँ तो इसको मैं पढ़ूँगा पर्पल, पर्पल। तो आप देख रहे हैं कि उर्दू में आपको रा सुनाई दे रही है लेकिन पर्पल के अंदर आपको रा सुनाई नहीं देगी। इसी तरह ब्राउन, ये अगर मैं इसको पढ़ूँ तो इसको हमने, अगर आपको समझाने के लिए मैं पढ़ूँ तो मैं पढ़ूँगा ब्राउन, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए ब्राउन। इसी तरह ग्रे, ग्रीन, ऑरेंज, इसी तरह रेड। तो अंग्रेज़ी का जो आर होता है उसका तलफ़ुज़ या उसकी आवाज़ होती है आर, आर। ये ना रा है, ना रा है, ना रे है। उर्दू में जो हर्फ है रे वो भी नहीं है, दरमियान का एक आवाज़ हम निकालते हैं आर। तो ये है पर्पल। तो ये आपने देखा कि ये जो लफ्ज़ है इससे पिछले जो अल्फाज गुज़रे थे वो हम एक ही दफ़ा में पढ़ रहे थे, जैसे कि ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, रेड। लेकिन ये लफ्ज़ इसको हम दो टुकड़ों में पढ़ सकते हैं, पर्पल, पर्पल। तो ये है पर्पल, पर्पल, ये इसको कहते हैं बैंगनी रंग। ये मैंने इसको दो टुकड़ों में क्यों पढ़ा है, इंशाल्लाह अगली किसी क्लास में इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा कि जब हमें पढ़ने में मुश्किल होती है, अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ हमें पढ़ना मुश्किल होता है तो हम इस तरह टुकड़े करके उसको पढ़ लेते हैं। अगला लफ्ज़ है वाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू है, तो ये पढ़ते हुए हमारे होंठ गोल होने चाहिए, वाइट। आगे है येलो, येलो जर्द और पीला, तो ये भी हम इसको दो टुकड़ों में पढ़ सकते हैं, ये लो, येलो। यहाँ एक और बात मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि जिस तरह होता है उर्दू में या अरबी में कि जब दो हर्फ एक जैसे आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें ऊपर शद लगाना होता है। जैसे कि अल्लाह का जो लफ्ज़ है तो आप देख रहे हैं कि अल्लाह, तो दो लाम आ रहे हैं तो हमने शद लगा के ऊपर खड़ी ज़बर लगा दी, तो अल्लाह, तो दो दफ़ा लाम पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि येलो के अंदर दो एल आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हम उसको पढ़ेंगे येलो, ऐसा नहीं होगा, बल्कि अंग्रेज़ी में अगर दो हर्फ एक जैसे आ जाएं तो तब भी उसकी आवाज़ एक ही हर्फ की होती है। इसको हम येलो नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इसको पढ़ेंगे येलो। तो ये थे रंगों के नाम। आप इन अल्फाज को आपको पढ़ लें अच्छे तरीके से, ये नाम आपको पढ़ना आ जाए तो काफ़ी है। इन अल्फाज को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें और उनके जो रंग हैं वो आप पहचान लें तो काफ़ी है। अब आते हैं इस सबक के तीसरे हिस्से की तरफ। इस सबक का तीसरा हिस्सा है आपके लिए मैंने एक तारुफ लिखा है, कुछ लाइनें मैंने आपके लिए लिखी हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखिए अंग्रेज़ी जो है सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आपको कुछ हरूफ पढ़ने आ जाएं या कुछ अल्फाज आपको याद हो जाएं, या इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि इंग्लिश ये नहीं है कि आप कुछ चीज़ें पढ़ सकें, ऐसा नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ी के अंदर ये भी आता है कि आपको बोलना भी आना चाहिए और अंग्रेज़ी अगर कहीं लिखी हुई है तो आपको उसको भी पढ़ना आना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर तीन चीज़ें जमा कर दी। एक तो आपके लिए बुनियादी सबक था, फिर दूसरा
आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, और उसके साथ साथ मैंने माना भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे, फ़ायदा हो। और तीसरी चीज़ है, आपके लिए इंग्लिश अगर कहीं लिखी हुई हो तो उसको भी पढ़ना आना चाहिए। तो ये उसकी पहली सीढ़ी है। छोटे छोटे जुमले मैंने लिखे हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आपकी बुनियाद होगी अंग्रेज़ी सीखने की। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसलिए रखी ताकि हर तरह से हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करें। तो तारुफ़ को अंग्रेज़ी में कहते हैं, इस लफ्ज़ को मैं पढ़ूँगा टुकड़े करके। देखिए, इंट्रोडक्शन, डक, TION। यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि TIO अंग्रेज़ी में किसी लफ्ज़ में अगर TIO आ जाए तो उमूमन उसकी आवाज़ जो निकलती है वो आती है शीन की। तो यहाँ पर हम शीन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि TIO आ गया है। तो ये लफ्ज़ है माई इंट्रोडक्शन, माई इंट्रोडक्शन, माई इंट्रोडक्शन। ये लफ्ज़ अच्छी तरह अपनी ज़बान पे चढ़ा लें और टुकड़े करके पढ़ें ताकि आपको पढ़ना आसान हो। तो माई इंट्रोडक्शन का मतलब होता है मेरा तारुफ़। तो पढ़ते हैं अभी। हेलो, आई एम अहमद। हेलो, आई एम अहमद। आई एम 29। आई एम 29। आई एम पाकिस्तानी। I am from Kashmir. I am from Kashmir. I am a student. I am a student. I am a student. My father is a teacher. My father is a teacher. My favorite color is blue. My favorite ये देखें, ये वी आ गया। तो यहाँ पर आप इसको किस तरह पढ़ेंगे कि आपके ऊपर के दांत लगेंगे नीचे वाले होंठ पर। तो इसको हम पढ़ते हैं फेवरेट, 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 फेवरेट। माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़ फुटबॉल। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़ फुटबॉल। अब ये पढ़ लिया आपने। अब इसको मैं माना बता देता हूँ आपको। हेलो, आई एम अहमद। हेलो अंग्रेज़ी में जब आप किसी को सलाम करते हैं तो उसको कहते हैं हेलो। कुछ लोग कहते हैं कि ये हेलो जो है वो हेल से निकला है और हेलो का मतलब है ओ जहन्नमी। ऐसी बात नहीं है, बल्कि जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं जी जनाब क्या हाल है, खैर खैरियत है, तो अंग्रेज़ी में जब बात शुरू की जाती है और जनाब इस तरह के जो अल्फाज हम उर्दू में बोलते हैं, तो हेलो सिर्फ़ एक लफ्ज़ है जिससे आप बात शुरू कर सकते हैं, किसी से किसी की तवज्जो हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी जगह अस्सलाम वालेकुम कहना चाहें तो भी कह सकते हैं, हेलो कहना चाहें तो भी कह सकते हैं। हेलो, आई एम अहमद। मैं, आय का मतलब होता है मैं हूँ अहमद। मैं हूँ अहमद। हेलो, मैं अहमद हूँ। मैं हूँ 29 साल का। मैं 29 साल का हूँ। आई एम 29 years old। तो ये मैंने इसको देखें 2 ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आई एम 29, इतना भी आप बोल सकते हैं और आप ये पूरा भी बोल सकते हैं, आई एम 29 years old। आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। आई एम फ्रॉम कश्मीर, पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। माई फादर इज़ अ टीचर। माई फादर, मेरे वालिद। माई फादर, मेरे वालिद, इज़, हैं, अ टीचर, एक उस्ताद।
मेरे अब्बू हैं एक उस्ताद, मेरे अब्बू एक उस्ताद हैं। माई फेवरेट कलर, माई मेरा, फेवरेट पसंदीदा, कलर रंग, मेरा पसंदीदा रंग है नीला, मेरा पसंदीदा रंग नीला है। माई फेवरेट स्पोर्ट, मेरा पसंदीदा खेल, स्पोर्ट कहते हैं खेल को, फेवरेट पसंदीदा, मेरा पसंदीदा खेल है फुटबॉल, मेरा पसंदीदा खेल फुटबॉल है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू का मतलब होता है शुक्रिया। अंग्रेज़ी में अमूमन हम किसी का शुक्रिया ज़रूर अदा करते हैं, तो ये है थैंक यू। तो करना क्या है इसके साथ, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पढ़ना आना चाहिए, तलफ़ुज़ बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे या ये सबक आप पढ़ रहे होंगे तो मैं आपके साथ मौजूद नहीं होऊंगा। तो बेहतर ये है कि आपके साथ कोई पार्टनर हो जिसके साथ मिलकर आप ये काम करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप अकेले करते हैं तो अकेले से इतना फ़ायदा नहीं होगा, अपने साथ किसी दोस्त को मिला लें, अपने घर के किसी मेंबर को मिला लें, किसी भाई को बहन को मिला लें, किसी कज़न को मिला लें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप इसको पढ़ें और फिर किसी बच्चे को पकड़ के उनको पढ़ा दें। तो मतलब ये है कि फ़ायदा होना चाहिए, और फ़ायदा तभी होगा जब आप इसको दोहराएंगे, ख़ुद दोहराएंगे, किसी और को पढ़ाएंगे तो दोहराई होगी तो आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली बात ये ख़ुलासा ये कि सबसे पहले हमने अंग्रेज़ी हुरूफ को देखा, फिर रंगों के नाम हमने पढ़े, और आखिर में हमने देखा कि माय इंट्रोडक्शन को हमने समझा कि अंग्रेज़ी में अगर कोई तारुफ़ करवाना चाहे तो आसान अल्फाज में किस तरह तारुफ़ करवा सकता है। तो मोहतरमीन, ये थी पहली क्लास अंग्रेज़ी के आसान अस्बाक़ के नाम से।